नमस्कार सभी को, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर। बच्चों, आज द्वितीय वर्ष के द्वितीय पेपर के अंतर्गत हम प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया, जिसमें यूरोप के लगभग सभी देशों ने भाग लिया और यूरोप के देशों के साम्राज्य क्योंकि पूरे विश्व में फैले हुए थे, तो ये युद्ध न सिर्फ एक महाद्वीप बल्कि अफ्रीका, एशिया तक में लड़ा गया और इस कारण इस महायुद्ध को जो है विश्व युद्ध कहा जाता है। इस विश्व युद्ध के कारणों पर चर्चा का पहला वीडियो डाल दिया गया है। आज जो है हम उसके आगे के कारणों की चर्चा करेंगे। वैसे तो युद्ध का तात्कालिक कारण ये था कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उनकी पत्नी की हत्या सर्बिया के कुछ आतंकवादियों ने कर दी थी, इसलिए छोटा सा ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच ही ये युद्ध होना था। लेकिन सारी यूरोपीय शक्तियाँ संधियों के कारण, समझौतों के कारण, गुटों के कारण एक दूसरे से इस तरह से जुड़ी थी कि अगर एक देश युद्ध में शामिल होता तो उसके साथी देशों का भी युद्ध में शामिल होना अनिवार्य ही था। अब हम कारणों पर आ जाते हैं अपने मूल पे। विलियम कैसर का चरित्र। प्रथम विश्व युद्ध से पहले जर्मनी का सम्राट था विलियम कैसर, जो कि खुद भी कहते हैं कि युद्ध का एक कारण था। वो बहुत महत्वाकांक्षी था और साथ ही साथ शांति वाला व्यक्ति नहीं था, क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी नीति थी या तो पूरी दुनिया में हमारा पताका स्थापित हो जाए या सर्वनाश। जैसे ही वो राजा बना, उसने सबसे पहले तो जो वहाँ का चांसलर था बिस्मार्क, उसकी वो शक्ति विहीन कर दिया और आखिरकार उसको अपने पद से पदच्युत कर दिया और बिस्मार्क की जगह ऐसे चांसलर को पद पर बिठाया जो कि उसकी हाँ में हाँ मिलाने में अपनी हित, अपनी भलाई समझता था। उसने उसके बाद जल और थल सेना का बहुत अधिक विकास किया। जब पहला विश्व युद्ध छिड़ा उसके समय जर्मनी के पास लगभग 18 लाख सैनिक थे। वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं था। उसका कहना था कि ईश्वर ने हमें संसार को सभ्य बनाने का काम सौंपा है। इंग्लैंड ने उसके सामने जब मित्रता का प्रस्ताव रखा तो सिर्फ अहंकार के कारण उसने ठुकरा दिया। उसका विचार था कि इंग्लैंड उसकी सब बातों को मान लेगा और युद्ध नहीं करेगा। और ब्रिटेन की जो तटस्थता की नीति थी, जो कि 1870 तक उसने अपनाई हुई थी, वो उसकी कायरता मानता था। और सबसे बड़ी चीज़, जब उसने जल सेना का विकास किया, नौसेना का विकास किया, तो उस समय तक इंग्लैंड की नौसेना पूरे विश्व में सबसे आगे थी। तो इसी कारण इंग्लैंड और जर्मनी के संबंध यहीं से बिगड़ने शुरू हो गए। बिस्मार्क मानता था कि इंग्लैंड को हम नौसेना का विकास नहीं करेंगे तो इंग्लैंड हमसे कभी रुष्ट नहीं होगा, कभी टक्कर नहीं लेगा। लेकिन कैसर विलियम ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण इस नीति को, सुरक्षात्मक नीति को उलट दिया और इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में भी जो है वो संघर्ष प्रारंभ हो गया। ब्रिटिश जनता के चरित्र के बारे में उसका भ्रम था कि इंग्लैंड के प्रति उसके रुख के लिए उत्तरदायी था। इसी भ्रम के कारण आखिरकार उसका विनाश हुआ। इस प्रकार अपने उग्र और साम्राज्यवादी चरित्र के कारण विलियम द्वितीय ने यूरोप को पहले विश्व युद्ध की तरफ पहुंचाने में मदद तो की ही की, अपने देश के लोगों को भी जो है घोर निराशा, गरीबी, जो नरसंहार, उसके बीच में उसने झोंक दिया। युद्ध का अगला कारण था सामाजिक असंतुलन। जब इंसान में खुद के स्वार्थ, खुद के संकुचित हित की भावना उत्पन्न होने लगती है तो उसमें मानव की सद्भावना और प्रेम का कमी आने लगती है, अभाव होने लगता है। तो यही चीज़ यहाँ हुई कि राष्ट्रीयता की संकुचित भावना, कूटनीति से जो आपस में मनोमालिन्य, द्वेष, घृणा उत्पन्न हो गई थी और आर्थिक हित सोचने का और स्वार्थ का प्रचलन पूरे यूरोप में इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उस समय अगर आप 1910-11 के आसपास कोई शांति की बात करता यूरोप में तो वो नकार खाने में तूती की आवाज़ साबित हो सकती। शांति और सद्भावना की जगह उत्पन्न हो गए आशंका, भय और द्वेष की भावना। ऐसी परिस्थितियों में अलग अलग राष्ट्रों ने ठंडे दिमाग से सोचना भी उनके लिए कठिन हो गया। यहाँ जो इस समय ज़्यादातर देश जो है उसके लोग डार्विन के सिद्धांत से मानते थे। डार्विन की जो थ्योरी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी सर्वोत्तम का वर्ण और बाकी सबका प्रकृति सर्वनाश कर लेती है, ये जो है यूरोप के लोग मानने लगे। वो सोचते थे कि जो योग्यतम राष्ट्र होगा वही बचेगा, वही उन्नति करेगा और ये विश्वास उत्पन्न हो गया था कि संघर्ष जीवन का प्राकृतिक नियम है और युद्ध जो है विकास के लिए आवश्यक है।
अलग अलग राष्ट्रों के लोग अपनी अपनी संस्कृति को सर्वोत्कृष्ट समझते थे और जो दलित राष्ट्र है उनको उन्नत बनाना अपना धार्मिक कर्तव्य मानते थे। हालांकि धार्मिक कर्तव्य नहीं था, इसके पीछे उनके आर्थिक और साम्राज्यवादी हित थे। इस कर्तव्य की दुहाई के बहाने अन्य जातियों पर अपना प्रभाव स्थापित करना नैतिक माना जाने लगा था। इस प्रकार भौतिकवाद की प्रगति के साथ में धार्मिकता की, मानवता की भावना शिथिल पड़ती जा रही थी और नरसंहार से सब लोगों की नैतिक भावना को अधिक ठेस नहीं पहुंचती थी। इन लोगों को, यूरोप के बड़े बड़े राजनेताओं, उद्योगपतियों, प्रभावशाली वर्ग के लोगों को भौतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए सैनिक बल प्रयोग में जो है कोई भी बुराई नहीं दिखती थी। उन्हें भौतिक उद्देश्य ही सर्वोपरि लगते थे। जब पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप के लोग ये समझने लगे कि हम संसार में राज करने के लिए आए हैं और अपनी सभ्यता और धर्म का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में करना है, तो ऐसा संभव है अवश्य ही कि उनके बीच में आपस से टकराव हो जाए और वे युद्ध से बच भी नहीं सकते थे। अगला जो काम है उस वक्त समाचार पत्र और साधनों का प्रभाव। किसी भी देश के समाचार पत्र और आज के जो है टीवी न्यूज़ चैनल भी होते हैं, उस देश की जनता की संरचना का, उनकी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं और साथ ही साथ जनमत को, जनता के जनमानस को प्रभावित करने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान होता था। इस समय के जो सारे अखबार थे, समाचार पत्र थे, उन लोगों ने भी उग्र राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर बहुत सी घटनाओं को इस तरीके से प्रस्तुत किया कि उनके देश की जनता में उत्तेजना फैली और युद्ध की मांग जनता स्वयं ही करने लग गई। समझौता करना हर जगह से कठिन हो गया था। जब ब्रिटेन के समाचार पत्रों में जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय की नीतियों की आलोचना हुई तो जर्मनी की जनता जो है इंग्लैंड को अपना दुश्मन समझने लगी। इस तरह से जर्मन के अखबारों ने भी इंग्लैंड की जनता को उकसाया। फ्रांस और जर्मनी के जो रिश्ते थे वो ज़्यादा उनके अखबारों के या समाचार पत्रों के कारण ही बिगड़े। ऑस्ट्रिया के जो आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या के बाद सर्बिया और ऑस्ट्रिया के अखबारों में एक दूसरे के विरुद्ध कटुतापूर्ण लेख लिखे जाने लगे, जिससे दोनों देशों की जनता की भावनाओं में उबाल आना स्वाभाविक था। 1914 सेंट पीटर्सबर्ग में प्रकाशित होने वाले बोर्स गजट ने साफ साफ शब्दों में लिखा था, रूस तैयार है, फ्रांस को भी तैयार रहना चाहिए। यानी विश्व युद्ध होगा, हम लोग तो तैयार है, फ्रांस भी तैयार रहने चाहिए। जैसे ये समाचार पत्र की प्रति जर्मनी पहुंची तो जर्मनी बहुत उत्तेजित हो गया। हालांकि हमें यूरोप के देशों के समाचार पत्रों की स्वतंत्रता और उनके विकास पर काफ़ी सामग्री उत्पन्न होती है, लेकिन सरकार से उनके संबंधों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है। पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के देशों को इंग्लैंड की अपेक्षा कम स्वतंत्रता प्राप्त थी, लेकिन यूरोपीय देशों के अखबारों ने युद्ध को भड़काने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध की परिस्थितियों को तभी संभाल सकते हैं जब प्रेस पर कोई कंट्रोल हो। वास्तव में अनियंत्रित प्रेस ही प्रथम महायुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण बना। प्रोफेसर फे ने लिखा है कि सरकार के नियंत्रण के अभाव में समाचार पत्रों द्वारा आराम से युद्ध का वातावरण तैयार किया जा सकता था। अब आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। इस समय यूरोप में ऐसी कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जैसे आज संयुक्त राष्ट्र संघ है, नहीं थी जो वार्तालाप के माध्यम से अलग अलग राष्ट्रों के बीच में झगड़े का समाधान युद्ध की जगह शांति समझौते से करे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानून और सदाचार की संहिता थी, लेकिन लागू कराने वाली कोई ताकत नहीं थी। 1899 और 1907 के हैग सम्मेलनों में कई प्रस्ताव स्वीकार हुए, किंतु सभी देशों ने अपनी सुविधाओं के अनुसार ही इसका अनुसरण किया। जब भी उनको थोड़ी असुविधा होती तो वो जो है ये बातें नहीं मानते थे। अपने को सारे देश सर्वाधिकार संपन्न मानकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञाओं की अवहेलना किया करते थे। इसके अलावा गुप्त कूटनीतिक पद्धति के कारण किसी भी राज्य की जनता को भी जानकारी नहीं होती थी कि अब उनके देश के मंत्रियों ने, राजदूतों ने दूसरे देशों के साथ किस प्रकार का समझौता किया है। जैसे सर एडवर्ड ग्रे ने 1905 में फ्रांस और इंग्लैंड में सैनिक तैयारियों के बारे में वार्ता की अनुमति दी, किंतु ये बात मंत्रिमंडल को 1912 में और संसद को 1914 में बताई गई। और युद्ध शुरू होने से पहले फ्रांस को क्या आश्वासन दे दिए गए उसके बारे में हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि लोकसभा को बताया नहीं गया था। इसके साथ ही इटली त्रिगुट का सदस्य था, फिर भी उसने फ्रांस से भी और रूस से भी गुप्त संधियां कर ली। इस प्रकार संधियां न करने के लिए कि भाई आप दो तरफ संधियां नहीं कर सकते, युद्ध में शामिल होने के लिए कोई संधि नहीं कर सकते, तो कोई दबाव डालने वाली अंतर्राष्ट्रीय ऐसी कोई संस्था नहीं थी। अगर ऐसी कोई संस्था होती तो ऐसी गुप्त संधियों की जानकारी उसे ज़रूर होती और युद्ध रोकने के लिए शायद वो कुछ प्रयास कर सकती थी। इसलिए किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अभाव में किसी भी देश पर अंकुश लगाना संभव नहीं था। अब हम आ जाते हैं युद्ध के तात्कालिक कारण पर।
ऑस्ट्रिया और सर्बिया के संबंध 1908 से ही बिगड़ चुके थे और 1914 तक चरम पर जा चुके थे। सर्बिया के कुछ उग्र राष्ट्रवादी सर्वस्लाववादी आंदोलन चला रहे थे और कई सारी गुप्त संस्थाएं उनमें बना दी थी। इन्हीं में से एक थी ब्लैक हैंड या काला हाथ। इस संस्था का नारा था संगठन या मृत्यु। इन्होंने मिलकर के बोस्निया के गवर्नर पोटियोरके की हत्या की योजना बनाई, किंतु उसी समय उन्हें ये पता चला कि ऑस्ट्रिया का युवराज फर्डिनेंड बोस्निया की यात्रा पर आने वाला है, तो उन्होंने ऑस्ट्रिया के युवराज की हत्या का षड्यंत्र बनाया। सर्बिया की सरकार के उच्च अधिकारियों ने उन व्यक्तियों को प्रविष्ट करने का प्रबंध भी कर दिया। युवराज की यात्रा का उद्देश्य तो सेना का निरीक्षण करना था। इसी सूचना के आधार पर षड्यंत्रकारियों ने हत्या की योजना बनाई। आर्क ड्यूक और उनकी पत्नी सोफी की 28 जून 1914 को बोस्निया के शहर में हत्या कर दी गई। दुर्भाग्य से ये दिन सर्बिया के लिए शोक दिवस था। जब शाही दल सेराजेवो की टाउन हॉल की तरफ जा रहा था, तभी एक षड्यंत्रकारी गैब्रिलो प्रिंसेप ने 2 गोलियां चलाई, जिससे युवराज फर्डिनेंड और उसकी पत्नी सोफी मारी गई। और इस युद्ध के बाद जैसे ही इसके समाचार ऑस्ट्रिया पहुंची, वहां क्रोध की लहर उत्पन्न हो गई। सरकार ने इसके लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री ने सर्बिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निश्चय किया। उनको पता चल गया था कि गुप्त आतंकवादी संगठन था जिसका नारा था संगठन या मृत्यु। सर्बिया की सरकार उनसे अप्रसन्न थी और उसे भय था कि कहीं युद्ध नहीं छिड़ जाए। वियना में जो सर्बिया का राजदूत था, उसने सूचना दी कि यदि युवराज सेराजेवो पहुंचे तो उसे संकट का डर है, लेकिन सुरक्षा की व्यवस्था कुछ भी नहीं की गई। जैसे ही युवराज की हत्या हुई, ये घटना थी 28 जून 1914 की। ऑस्ट्रिया ने सबसे पहले जर्मनी को सूचित किया। जर्मनी ने 5 जुलाई को ऑस्ट्रिया की सरकार को सूचित किया कि जो भी आप निर्णय करेंगे हम पूरी तरह से उसका समर्थन करेंगे। इस तरह से ब्लैंक चेक जो है वो दे दिया। ऑस्ट्रिया की सरकार ने 23 जुलाई को सर्बिया को अल्टीमेटम दिया कि 48 घंटों में कुछ शर्तें रखी, वो मानने की बात कही गई और कहा कि आपने 1909 के समझौते का उल्लंघन किया है, ऑस्ट्रिया विरोधी प्रचार को प्रोत्साहित किया है और हत्या के षड्यंत्र की जानकारी भी होते हुए भी ना तो उसे रोकने का प्रयास किया और ना षड्यंत्रकारियों को दंड दिया। सर्बिया की सरकार ने जो सारे आरोप थे, जो सारी शर्तें थी, ज़्यादातर मान ली, पर 2 शर्तें ऐसी थी जो कि जैसे ऑस्ट्रिया के अधिकारियों द्वारा सर्बिया को जांच पड़ताल में भाग लेने की अनुमति, क्योंकि इसको मानने से एक सार्वभौमिक राष्ट्र की संप्रभुता को ठेस पहुंचती थी। इसके कारण उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट जो भी फैसला करेगा हम मानेंगी, लेकिन ऑस्ट्रिया को जो है ये अपमानजनक लगा और उन्होंने जो है 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके साथ ही धीरे धीरे इसमें रूस, जर्मनी भी सम्मिलित होते चले गए। किस प्रकार से युद्ध हुआ, इसका वीडियो हम अलग से अपलोड करेंगे और आखिर में इसका क्या मानवता पर, संसार पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में भी हम आगे वाले वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। तब तक आप इतिहास और अन्य विषयों के जो भी आपके वीडियोज़ हैं उनको देखते रहिए और उनसे अपनी किताबों को वापस रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।